हे हाय आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। सो आज हम इमेजिन करेंगे दो सिचुएशंस को और दोनों सिचुएशंस के थ्रू हम आज फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट्स के बीच में जो एक माइनर सी डिविएशंस आ जाती है ना, जब हम उसको इमेजिन करते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी कि हमारी ड्यूटीज़ क्या होती हैं और हमारी राइट्स क्या होती हैं। सो लेट्स इमेजिन कि आप एक किसान हैं और आपने अपने खेतों में सब्जियां बो रखी है और पास के ही जंगल से कुछ जानवर आके अपने आपके खेतों में नुकसान पहुंचाते हैं, फसलों को खा जाते हैं। सो ऐसे सिनारियों में आपके पास दो सिचुएशंस होगी अपने फसलों को बचाने के लिए। पहले सिचुएशन में या तो आप एक वैसे लकड़ी का फेंस लगा देंगे जिससे कि जानवर अंदर ना आ सकें। सेकंड सिनारियो ये हो सकता है कि आप इलेक्ट्रिकल फेंसेस लगा दें और अपने फसलों को बचाने का प्रयास करें। सो इन अ बोथ सिचुएशन व्हाट योर कॉन्शियसनेस सेज, आपकी अंतर्वात्मा की क्या आवाज़ होगी? आप किसे अपनी ड्यूटी मानेंगे और किसे अपना एक राइट मानेंगे? In a second case, imagine yourself as a contractor working in a construction field, and one day you meet a lady walking along with her children. So, how would you help her? इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम समझेंगे कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती हैं। संवैधानिक तरीके से हमें कितनी प्रकार की फंडामेंटल ड्यूटीज़ अलॉट की गई हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। सो इन दिस अकाउंट्स लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस फॉलोइंग ड्यूटीज़ गिवन टू अस बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशंस एंड आई सजेस्ट यू टू रीड इट प्रॉपरली एंड इफ़ यू वांट यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट। आई होप कि आपने ये सारे पॉइंट्स पढ़ लिए होंगे। अब हम एक एक करके इन सारे पॉइंट्स को समझेंगे। So as we can see in the first point, it says about to abided by the constitution, respects its ideal institution, the national flag and the anthem। कहने का मीनिंग ये है कि भारतीय संविधान का पालन करें, आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रपति जैसे राष्ट्रगान का आदर करें। जब यहाँ पे बात आइडियल्स की हो रही है तो वी हैव टू थिंक अबाउट द फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इंस्टीट्यूशंस वी हैव टू बी फोकस्ड ऑन द जुडिशरी, पार्लियामेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। लेट्स गो टू द सेकंड पॉइंट। So the second point says to cherish and follow the noble ideas which were inspired our national struggle for freedoms। So basically यहाँ पे बात उन आइडियल्स की जा रही है जो हमारे नेशनल स्ट्रगल्स थी फ्रीडम के लिए, उसमें हम सभी को इंस्पायर्ड किया करती थी। तो बेसिकली हमारे पास उस टाइम में बहुत सारे आइडियाज़ जो थे नेशनल फ्रीडम के लिए यूज किए जा रहे थे, बट उसमें से कुछ बेसिक्स जो थी आइडियाज़ को हमारे काउंसिल ने जब हमारी संविधान को फ्रेम कर रही थी तो उन्होंने उससे अडॉप्ट कर लिया। जैसे कि हम एक फेडरल कंट्री होंगे, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होगी, विल हैव अ फंडामेंटल राइट्स एंड सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो ऐसे जो आइडियाज़ थे उस समय में राइज अप हुए थे, उन सारे आइडियाज़ को हमारे संविधान ने अपने आप में अडॉप्ट कर लिया। मूविंग टू द थर्ड पॉइंट, इट सेज टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवर्निटी, यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया। सो बेसिकली हर भारतीय से अपेक्षा की जा रही है कि आप भारतीय होने के नाते उसकी संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखने का प्रयास करते रहें। सो हम जब सॉवर्निटी और यूनिटी की बात करते हैं सो बेसिकली वी हैव टू बी अबाइडेड बाय द ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, एंड वी डोंट हैव टू endorse any anti-national activities, and for the unity we have to confront such cases like a discrimination and marginalization। और जब बात इंटीग्रिटी की होगी वी हैव टू प्रमोट इक्वालिटी एज मेंशन्ड इन आर्टिकल 12 to 35 in our constitutions, and we have to mutually respect the diversity, and we have to work on the socio-economic conditions in a ground level। So moving to the fourth points, it says to defend the country and render the national services when called upon to do so। So basically हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, you don't have to be a military personnel and neither be in a government job to render its national services। Being a common citizen of India, we can help our country in a dynamic way. As mentioned here, you can see here. So here in a fifth point, it says to promote the harmony and the spirit of a common brotherhood। So कहने की बात यह है कि भारत के सभी लोग अपने में समरसता और समान भाईचारे की भावना को डेवलप करें और वे भाषा, धर्म, प्रदेश या वर्ग के आधारित किसी भेदभाव से परे हो जाएं और ऐसी कोई भी प्रथा का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। सो नाउ हियर इन द नेक्स्ट पॉइंट, हमारी संस्कृति, गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझाने का प्रयास किया गया तथा उसकी रक्षा करने की बात की जा रही है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर एंड वाइल्ड लाइफ। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, कंपैशन फॉर द लिविंग क्रिएचर। नाउ यूड हैव द आंसर ऑफ माय क्वेश्चन व्हाट आई आस्क यू एट द वेरी फर्स्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी को रिफॉर्म करने की बात की जा रही है। इन द नेक्स्ट पॉइंट, टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब द वायलेंस।
यहाँ पे बात सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करने और हिंसा से दूर रहने की बात की जा रही है। सो इन अ 10th पॉइंट्स एक वर्ड यूज हुआ है तो इट्स स्ट्राइव टुवर्ड्स द एक्सीलेंस इन ऑल स्पेस ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज। सो बेसिकली यहाँ पे इसको ऐसे समझा जा सकता है कि आपको पर्सनली या सामूहिक ऐसी गतिविधियों से जुड़े रहना है जिससे कि राष्ट्र निरंतर बढ़ता रहे और नई ऊंचाइयों को छू सके। The 11th point is the foremost important point as a fundamental duties to all of us. सो ये इतना महत्वपूर्ण है कि इसे संविधान संशोधन करके एज ए फंडामेंटल ड्यूटीज़ इसमें ऐड कर दिया गया। तो ओरिजिनली हमारे पास केवल 10 ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ हुआ करती थी और अटल बिहारी की सरकार थी 2002 में और सर्व शिक्षा अभियान के दौरान इसको एज ए फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड कर लिया गया था। सो इट सेज कि अगर आप माता पिता हैं या फिर आप वार्ड हैं और आपके पास कोई 6 से 14 साल का लड़का है या लड़की है, so it's your moral duties to give him an opportunity for education. Now it's the wrap of the video. Thanks for watching and stay tuned to my channel for new updates.